बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी फिर आ गए हैं आपका क्लास लेने के लिए। आओ सीखो ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बच्चों, डचों का आगमन। देखिए, हमारे यहाँ समुद्र के रास्ते से पहले आए थे पुर्तगाली, जिसको मैंने पढ़ा दिया। फिर आए डच, उसके बाद आए जो है अंग्रेज, और उसके बाद आए फ्रांसीसी। तो ये लोग आए, हमारे यहाँ बहुत अकूल संपत्ति थी, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल हो जाता था, यहाँ व्यापारी ले जाते थे। लेकिन विदेशों से भी व्यापारी जो है 15वीं शताब्दी में आने लगे, और 1498 में पुर्तगाल का, मैंने आपको पढ़ा दिया था, वास्को डी गामा आया था और यहाँ से बहुत मसाले ले गया था, जिसको 60% का फायदा हुआ। अब इन डचों के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के। हॉलैंड, हॉलैंड, या इसको कहिए नीदरलैंड। नीदरलैंड, मैं कहीं भी इधर उधर लिख दूं, लेकिन आप लोग उसको देखते रहेगा, हॉलैंड या नीदरलैंड। अब हॉलैंड और नीदरलैंड है कहां? सबसे पहले तो हम पढ़ लें इसका थोड़ा सा इतिहास। ये हॉलैंड और नीदरलैंड जो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में जो है उत्तरी सागर जो है, उत्तरी सागर के तट पर है। अच्छा, ये तो हो गया समुद्री क्षेत्र। अब बेल्जियम, यूरोप में जो है, यूरोप और बेल्जियम के बीच में, सॉरी सॉरी, यूरोप में जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में ये हॉलैंड है। अब इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी है एम्स्टर्डम। इसकी राजधानी है। उसके बाद ये जो है राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। राइन नदी का पानी उत्तरी सागर में आता है, और ये जो नदी है इसमें आसानी से जलयान, बड़े बड़े जहाज इसके अंदर से आ और जा सकते हैं। और इसका एक बंदरगाह है रोटरडम, ROTT, रोटरडम। डम कह लीजिए, डैम कह लीजिए, थोड़ा सा उनका हिंदी और हमारा हिंदी, उनका अंग्रेजी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है और हिंदी में लिख दिया है। अब तो ये हो गया कि मतलब हॉलैंड जो है या नीदरलैंड है, कहां पर बसा हुआ है। अब ये जो है, थोड़ा सा इतिहास इसको करते हैं। 1581 तक यह स्पेन का गुलाम था। गुलाम था, इसको आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद बहुत से छोटे छोटे व्यापारी, क्योंकि जब गुलाम होता तो सब कुछ लोग लूट लेते हैं, तो बहुत से छोटे छोटे व्यापारी पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी कहां है? राजधानी कहां थी? लिस्बन। लिस्बन। जब वास्को डी गामा सामान ले गया था, से काली मिर्च और भी बहुत से मसाले, जड़ी बूटियां ले गया था, तो अपनी राजधानी लिस्बन ले गया था। लिस्बन में बाजार लगा, यूरोप के व्यापारी आए, वहां से खरीदे, उसको 60 गुना फायदा हुआ। तो ये जो नीदरलैंड के जो व्यापारी हैं, ये भी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में राइन नदी से
समुद्र में गए और समुद्र से जो है क्या बोलते हैं, ये लिस्बन पहुंचे, पुर्तगाल की राजधानी। वहां से सामान लिए, वापस आए, अपनी राजधानी आए, चाहे अपने बंदरगाह आए। ये जो है स्पेन का जो है रोटरडम है, उसमें बहुत बड़ा बंदरगाह था, बहुत से जहाज आते थे और पूरा यूरोप में यहाँ से सामान आते थे और जाते थे, खूब फेमस था। और आज भी वहां से, मैं इसका एक फोटो आपको दिखा दूंगा, तो एक व्यापार होता था। तो जो भी देश समुद्र के किनारे बसे उनकी मतलब गुलाम भी हो जाते हैं, और जब आजाद होते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी सुधर जाती है। तो ये ला करके और उसके बाद अपना सामान बेचने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये तो हो गया यहाँ का एक इतिहास। अब क्या हुआ कि 1595 या 96 में एक नाविक था जो अपने साथियों को लेकर के सुमात्रा और इंडिया की भारत की यात्रा की। 95 कहीं मिलेगा, कहीं 96 मिलेगा। कौर इसका नाम था कॉर्नेलिस देहस्तमान। एक कॉर्नेलिस देहस्तमान जो है 95-96 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा में आया और वहां से भारत में भी आया। भारत में आकर के इसने देखा कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या है, और उसके बाद कहाँ मसाले मिलेंगे, कहाँ सूती कपड़े मिलेंगे, और वहां पर कैसे व्यापार किया जाए। कौन व्यापारी पहले आ चुके हैं, तो इनको पता था कि पुर्तगाली आ चुके हैं। पुर्तगाली भारत के जल भूभाग पर कैसे कंट्रोल किए हैं। इन्हीं में जो है ब्लू वाटर एक पॉलिसी भी थी, पुर्तगालियों ने चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पुर्तगालियों का जो है डी अल्मेडा ने चलाया था पॉलिसी। तो उसमें जो भी जहाज जाते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। कार्टेज प्रणाली भी यहां पर लागू थी। तो ये 100 साल की बात है, क्योंकि ये 1498 में पुर्तगाली आए और 1595 या 96 में, मतलब 97-98 साल के बाद दूसरा कोई यूरोपीय आदमी यहां पर आया और उसने देखा कि व्यापार कैसे भारत के साथ कर रहे हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी है, जो भी जाया जाता है उनसे टैक्स लेते हैं, यहाँ के राजाओं की बात नहीं मानते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ी नेवी है, जल सेना है, जिससे अरब के जहाजों पर कमांड कर लेते हैं। जो टैक्स नहीं देता उनको लूट लेते हैं, लड़ाई लड़ लेते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। बहुत कुछ इसने अध्ययन कर करके अब फिर जो है यह जो है नीदरलैंड या हॉलैंड जाता है। वहां से लोगों से मिलता है, मिलने के बाद जो है सारी बात बताता है कि भाई सुमात्रा है। और एक चीज और बता दूं, बार बार किताबों में पढ़ने पर आता है इंडोनेशिया, नहीं तो भूल जाएगा, इंडोनेशिया। गणतंत्र है ये, इसमें 17,000 द्वीप हैं। ये द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। ये पूरे जितने द्वीप हैं वहां का एक नाम है इंडोनेशिया, और इसमें जो है 17,000 द्वीप है लगभग। ये किताबों में मैंने पढ़ा है, तो मैंने आपको ये दिया है कि 17,000 जो है वहां पर है। अब मैं इनको मिटा देता हूं, आपके मोबाइल में आ गया होगा, और उसके बाद जो है आप इसको बढ़िया से नोट कर करके तो इंडोनेशिया है। तो सुमात्रा भी उसी का द्वीप है, जावा भी उसी का द्वीप है, जकार्ता भी उसी का द्वीप है। तो 17,000 समुद्र के अंतर है, छोटे छोटे द्वीप निकले हैं। जैसे अंडमान द्वीप समूह हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरह से है। अब तो बात हो गई इसकी इतिहास की। अब 95 में कॉर्नेलिस देहस्तमान आए, यहां से जाकर वहां पर बताए। और वहां के जो छोटे व्यापारी थे वो क्या करते थे कि अपना
लिस्बन जाते थे और वहां से माल ला करके बेचते थे। अब उनको ये सब जब बातें पता चली तो उनके भी मन में आया कि हम भी क्यों नहीं व्यापार करें। और 1595 से 1601 के बीच में 15 बार समुद्री यात्रा वहां के व्यापारियों ने किया। समुद्री यात्रा की 15 बार। वहां से समुद्री यात्रा क्या है, इंडोनेशिया आए, सुमात्रा आए, जावा आए और वहां से सामान लेकर और बेचे। उनको भी पता चला कि कैसे व्यापार करना है, समुद्र की कंडीशन क्या है। तो उसके बाद वहां के जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो सब मिल करके सोचे कि भाई वहां पर हम जाएंगे, अकेले जाएंगे तो पुर्तगाली हैं, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। तो छोटे छोटे व्यापारी सब मिल करके एक कंपनी बनाते हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे स्टार्ट कर, ऑफ नीदरलैंड की स्थापना करते हैं। और ये जो कंपनी बनाते हैं उससे पहले अपने में विचार विमर्श करते हैं कि हमें व्यापार के लिए वहां पर जाना है तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कठिनाई तो पुर्तगाली है। देशमान ने पहले बता दिया था कि भाई वहां पर जाना है तो पुर्तगालियों का जो है राज्य है, हिंदुस्तान के समुद्री जलमार्ग पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और यहां तक कि अकबर जो था हमारा जो है वो भी जो है कॉर्टेज प्रणाली व्यवस्था मानता था, वो टैक्स तो नहीं देता था लेकिन कॉर्टेज प्रणाली जो है उसको थी। अब जो है ये तो हो गया आपका जो है पुर्तगालियों का, मतलब अकबर के बारे में हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा करके एक नेवी का निर्माण किया, क्योंकि नेवी बहुत जरूरी है। उसी के बलबूते तो पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान के पूरे जलमार्ग पर कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने नेवी का निर्माण किया, जल सैनिक का निर्माण किया और अच्छे और हल्के, मजबूत और हल्के जो है जलयान का निर्माण किया। ये सब जब सब निर्माण कर लिए तो इन्होंने क्या किया कि नीदरलैंड की सरकार के पास एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र भेजा कि हम दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो 1602 में इनको राजाज्ञा प्राप्त हो गई और इनको राजा की तरफ से 21 साल के लिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 21 साल के हो और कुछ इनको अधिकार दिए गए। पहले आप युद्ध कर सकते हैं, अन्य देशों के साथ संधि कर सकते हैं, युद्ध संधि हो गया, और उपनिवेश बना सकते हैं, हो गया। उसके बाद ये जो मिल गया तो 17 व्यक्तियों का कमेटी बनाई गई जो राजा के दिशा निर्देशों से इन मतलब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है कंट्रोल करती थी। और इस कंपनी ने अपने शेयर, नॉर्मल से अच्छे आदमी जो चाहे सो इनको इनसे शेयर ले सकता है, और जो लाभांश होगा, लाभ, ये बहुत बड़ी कंपनी बनी, छोटे छोटे मिलकर के विशाल यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनी। और इसमें सबको अपने शेयर बेचे, सबको अपना मेंबर बनाया। और जब तक इसने 200 साल तक राज्य किया, 200 साल तक राज्य नहीं किया, मतलब व्यापार किया और अपने शेयरधारकों को 18% लाभ दिया। अब सोचिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि 18% इन्होंने लाभ दिया और 200 वर्षों तक इन्होंने इंडोनेशिया और क्या बोलते हैं भारत के साथ इन्होंने व्यापार किया। अब तो ये हो गया आपका
अब 1602 में राजाज्ञा मिल गई, 17 व्यक्तियों की एक कमेटी बन गई। उसके बाद जो है इनको युद्ध करने का आज्ञा मिला, संधि करने का हुआ और प्रवेश स्थापित करने का हो गया। अब 1602 में कंपनी चलती है अपने बेड़े के साथ। 1602 में बेड़े के साथ चलती है दक्षिण पूर्व में और पहुंचती है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पहुंचती है, इंडोनेशिया। हमने आपको बताया था कि इंडोनेशिया गणराज्य है, 17,000 वहां पर द्वीप हैं, तो ये पहुंचते हैं वांटम, कहीं कहीं बांटम भी लिखा है। तो वांटम पहुंचते हैं और वहां पर पुर्तगालियों से इनकी झड़प होती है और ये वांटम पर जो है कब्जा कर लेते हैं। यह 1602 में। उसके बाद ये अपना रहने का ठिकाना वगैरह सब कुछ बनाते हैं और ये जो कॉर्नेलियस जो था, दस्तमान जो था, हाउटमैन उसको भी कहते हैं, हाउटमैन, HOUT, हाउटमैन, याद रखिएगा, ये दस्तमान को कहते हैं, दस्तमान, तो कॉर्नेलियस दस्तमान था। तो वो भारत भी आया था। अब भारत के कई राज्यों की तरफ थे, उसने सब कुछ इतिहास बता दिया था। तो वांटम जब ये इन्होंने कब्जा कर लिया तो अब इन्होंने कहा कि चलो अब भारत की तरफ चलते हैं। तो जब भारत में चले तो 1605 में, उस समय इनका जल नायक था, कोई नायक तो होता ही है, कमांडर होता ही है जो ट्रूप्स चलते हैं, तो जल नायक था वादेर हेग। इसके कमांड में इनकी नौसेना चली, इनका व्यापारी जहाज चला और 1605 में ये मुस्लिम पट्टनम आए, पट्टनम में आए और वहां पर अपनी एक कोठी बनाई इन्होंने, वहां से आज्ञा लेकर के कोठी बनाई। अब देखिए, जल नायक वादेर हेग एग्जाम में आ सकता है, कभी ये छोटे भी एग्जाम में आ सकता है, बड़े भी एग्जाम में आता है, पर हमारा जो उद्देश्य है, देखिए मैंने यहां पर लिखा है, हमें कुछ बनना है। तो बनना है, इसके लिए हमें कुछ पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, तसल्ली पढ़ना है। क्योंकि जब बहुत सी किताब आप पढ़ोगे ना और जल्दी के भी याद हो जाए, ये भी याद हो जाए, तो आपको याद कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। तसल्ली से पढ़ो, अथेंटिक बुक पढ़ो और जो यूट्यूब पर जो गुरुजी लोग पढ़ा रहे हैं उनको देखिए, एक नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। हमें कुछ बनना है, लोग बनते हैं और कुछ लोग मस्ती में जाते हैं तो मस्ती में ही रह जाते हैं। तो 1605 में इन्होंने जो है मतलब क्या है कि वहां पर वो कर लिया और 1605 में ही इन्होंने क्या किया, वहीं पर एक द्वीप और था, अम्बायना, इस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। 16 तो पहले अम्बायना वहां पर जो है क्या बोलते हैं, 2 में थे ही वांटम पे, उसके बाद 1605 में अम्बायना द्वीप जीत लिए और कब्जा कर लिया और 1605 में इनका जल नायक वादेर हेग जो था उसके साथ चले और हिंदुस्तान में जो है आकर के जो है मछलीपट्टम नाम है इनके, वहां पर कर दिए। अब ये सेटल हो गए हिंदुस्तान में। अब 1610 में, ये ईस्वी है भैया, जरा देख लेगा, पुलिकट में एक कोठी बनाई। इस कोठी का नाम है गोल्डिया और एक कोठी जो है किलेबंदी वाली थी। वही प्रश्न में आ जाता है कि किलेबंदी कोठी डचों ने कहां बनाई, तो पुलिकट में 1610 में बनाई। उसके बाद जो है अब यहां पर क्या किया, इन्होंने कोठी बनाई और यहां पर फैक्ट्री भी खोली। फैक्ट्री
और टकसाल भी यहां पर खोला इन्होंने, और अपना हेडक्वार्टर मुख्यालय भी बनाया। देखिए, फैक्ट्री खोली इन्होंने बारूद की। उसके बाद टकसाल इन्होंने स्वर्ण सिक्के बनाए, स्वर्ण सिक्के, और इन सिक्कों को कहा जाता था पैगोड़ा, क्योंकि उस समय हमारा कागज का नोट ये सब तो चलता नहीं था। सिक्के बनाए, पैगोड़ा बनाए, तो सोना मतलब उसका वैल्यू रखा कि भाई इतने ग्राम का है, इतने कैरेट का है, हमारे हिंदुस्तान में देते थे, सामान खरीदते थे। और जो है ये जो 5वें मुस्लिम पट्टप जो है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और यहां से व्यापार जो किए तो नील का किए। और मुस्लिम पट्टनम में देखिए क्या होता है, 1610 में पुलिकट में कोठी बनाते हैं, एक फैक्ट्री भी तैयार करते हैं जिसमें बारूद बनाने का है। टकसाल इन्होंने मतलब लगाया वहां पर, और वहां पर उस टकसाल में स्वर्ण सिक्के ढाले गए जिसको पैगोड़ा नाम दिया गया, और अपना मुख्यालय भी उन्होंने पुलिकट में बनाया। कितना क्लियर हो गया होगा आपको? तो यदि आप तसल्ली के साथ पढ़ते हैं तो सफलता जो है गारंटी है। और हर सफल व्यक्ति के पीछे यही होता है कि थोड़ा चकाचौंध वाली चीजों को छोड़ देता है, और उसके बाद जो है मेहनत लगा के, कुछ दिन की बात है, जिस दिन बन जाओगे फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर आपको आराम से अपनी जिंदगी काटते रहोगे। अब देखिए, ये जो हमारा वेस्ट, अभी जो वेस्ट, सॉरी अभी अब उसको बताऊंगा। ये जो है इसको बोलते थे, ये असली कंपनी का नाम था, ये है पेरिंगेड ओस्ट इंडिस कंपनी। तो इसको शॉर्ट में आप देखिएगा कि VOC बोलते हैं। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी तो अलग से बाद में नाम पड़ा, लेकिन असली नाम इनका है VOC। मैंने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती होती है, तो आपके परीक्षा में यदि ऐसे करके आता है VOC क्या है, तो आप जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक दूसरा मतलब मूल नाम है, सॉरी मूल नाम है। अब 1610 तक तो ये पहुंच जाते हैं। अब क्या करते हैं कि 1616 में जकार्ता द्वीप पर अटैक कर देते हैं, और जकार्ता द्वीप का जो खंडहर था वहां पर लोग मतलब कुछ ही लोग थे, तो जब इस पर द्वीप पर अटैक करके जो है कब्जा कर लेते हैं, तो वहां एक खंडहर था विवेटिया। विवेटिया विवेटिया एक जगह है उस मतलब जकार्ता द्वीप में, और वहां पर विवेटिया जो है नगर की स्थापना करते हैं। विवेटिया नगर की ये स्थापना करते हैं। कहीं विवेटिया है तो कहीं बैबेटिया है। लोग जैसे जैसे लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी का जो शब्द है उसको जो है इन्होंने मतलब ऐसे करके है। तो विवेटिया भी आ सकता है नगर स्थापना, या वेवेटिया नगर की स्थापना आ सकता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ कि 1605 में आए, उसके बाद अपनी फैक्ट्री खोले और विवेटिया जीत लिए, और इसको इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, मुख्यालय बनाया। अब भारत से ये जो है जो भी सामान यहां से व्यापार करते थे, पहले विवेटिया जाता था। अब विवेटिया से ही बहुत से सामान आए हैं। देखिए, यहां से सोरा भी ले गए, बारूद भी ले गए, रेशम कपड़े ले गए, रेशम ले गए, वस्त्र ले गए, नील ले गए, अफीम ले गए। ये हर चीज का इन्होंने व्यापार किया, लेकिन सबसे ज्यादा इनका जोर था वस्त्रों के ऊपर। और
कोचिन से कुछ समय के लिए इन्होंने मसाले भी लेकर के गए और इनको मसाला जो है इंडोनेशिया के बारे में मैंने पूरा वर्णन नहीं किया। मसालों का द्वीप है ये मसालों का द्वीप है। यहाँ पर बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में, सस्ते में इनको बहुत ज्यादा मतलब मसाले वहां से प्राप्त हो जाते थे। तो भारत से मसालों के बारे में उतना नहीं किए। 1663 में कोच्चि से इन्होंने फिर मसाले लिए हैं, लेकिन सबसे पहले इनका उद्देश्य था वस्त्र, नील, जो कपड़ा रंगने का, नील विद्रोह आपने सुना होगा। तो ये सब इन्होंने व्यापार किया। तो 1600 कहाँ हम पहुंच गए, 16 तक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1616 के बाद क्या होता है कि और इसी 1616 में इन्होंने जो है, ये तो हो गया विदेशी चीज, और 1616 में इन्होंने क्या किया, गुजरात के सूरत में फैक्ट्री, कोठी बनाई। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, एक कोठी और फैक्ट्री, इनका है कहने का मतलब है माल गोदाम। इनके समय में ज्यादा कोठी आती है, पुर्तगालियों के समय में फैक्ट्री आती है। तो कोठी जो है इन्होंने 1616 में सूरत में भी एक कोठी इन्होंने खोल लिया। उसके बाद 1641 में इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से मलक्का जीत लिया। मलक्का जल संधि, मलक्का एक ऐसा जल संधि है जहां से यूरोप के जहाज एशिया में आते हैं और जाते हैं। ये पुर्तगालियों के पास था, इन्होंने इनसे छीन लिया और यहाँ पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद इसी समय पर इन्होंने क्या किया था कि एक फैक्ट्री खोली भारत में 41 में, बिमलीपट्टनम में एक फैक्ट्री इन्होंने भारत में खोल ली। अब देखिए भारत में कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ कहाँ खोला इन्होंने, इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिए कि उन्होंने खोल ली कोठी। उसके बाद इन्होंने क्या करते हैं कि 1653 में चिंसुरा ऐसे भी है या चिंसुरा ऐसे भी है, फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री कह लीजिए, कोठी कह लीजिए, कोठी की 53 में। बंगाल में भी इन्होंने खोली। तो ये जो है, अब हमारे भारत में ये जो नक्शा जो होता है हमारा, नक्शे के बाएं तरफ पर मालाबार तट है और इधर दाहिने तरफ जो नीचे की तरफ है, जो बंगाल का एरिया पड़ता है, एक कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट में मद्रास आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी तो कही दी जाती है। तो ये सब आते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि परीक्षा में आ गया तो किस तट पर बात थी, तो कोरोमंडल तट। यहाँ लिख देता हूं, मैंने पहले भी कोरोमंडल तट लिखा है। यहाँ पर देखिए मैंने नक्शा बनाया है, ये मालाबार तट है जिसमें कोचीन है, गुजरात है, उसके बाद जो है गोवा है, और यहाँ पर कोरोमंडल तट में क्या है, आंध्र प्रदेश है, मद्रास है और उड़ीसा है। यह ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जब भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो नक्शा रखिएगा, दाहिने तरफ कोरोमंडल, बाएं तरफ मालाबार तट। मालाबार तट में 4 तट आते हैं, इधर 3 आते हैं। तो 3 आते हैं, उड़ीसा, कोरोमंडल, मतलब तो इसमें ये राज्य जाते हैं, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल, और 3 राज्य जाते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मद्रास आते हैं, और बंगाल की खाड़ी। अब हम चलते हैं कि बंगाल में तो एक कहानी हो गई, और बंगाल में उसके बाद जो है इन्होंने कर लिया। तो 100 बिटा दे जरा। अब मेरे ख्याल से इसको भी हटाने की जरूरत है, देशमान भी हटा देता हूं।
कहीं गलती से 1500 लिख देता हूं, 58 या 59, तो 1595 और 96 ही बात थी। मैं कभी कभी गलती हो जाती है क्योंकि 1500 दिमाग पे शुरू चढ़ जाता है, तो 1500 न समझ करके भारत में 1602 की कहानी है, उसको कीजिएगा दोस्तों, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो 1558 में 50, देखिए वही बात आ गई, 1658 इन्होंने, जो पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था और वहां से दालचीनी ले जाते थे, इन्होंने 58 में जो है कोलंबो, राजधानी है श्रीलंका की आप लोग जानते हैं, और कोलंबो पर कब्जा करके पुर्तगालियों को भगा दिया, कब्जा कर दिया इन्होंने। देखिए इनके पास एक बहुत बड़ी सेना है, हमने आपको बताया छोटे छोटे व्यापारी मिले थे, तो कुछ इंडिया की तरफ चल दिए, कुछ जकार्ता की तरफ चल दिए और कुछ उधर चल दिए। तो मिलजुल करके जैसे जैसे, और अच्छी तोपें ले लिए, हल्की नाव ले लिए, जिससे कि समुद्र में आवागमन तेजी से मुड़ना हो, अटैक करना हो, मतलब एन के प्रकरण पुर्तगालियों के बारे में अच्छी तरह से जान करके, और जब ये चले तो अपनी रणनीति ऐसी बनाए कि सागर के अंदर हम पुर्तगालियों को मार भगाएंगे और उनके कब्जे की हुई जगह पर हम कब्जा कर लेंगे और फिर हम एक छत्र व्यापार करेंगे। इसलिए 200 साल तक ये भारत और इंडोनेशिया से और चाइना से भी, जापान से भी ये व्यापार करते रहे। सोलह 1650 में बंगाल में जो है रेशम की चक्री लगाते हैं। ये रेशम की चक्री क्या है कि, और इसमें जो है 3000 आदमी काम करते थे तनख्वाह पर। हर चीज नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाता है। 3000 आदमी 1650 में बंगाल में जो है रेशम की चक्री लगाते थे, जिसमें 3000 आदमी काम करते थे, रेशम उत्पन्न करते थे और रेशम जो है का यह व्यापार करते थे। कपड़ों में जो आया है रेशम भी आता है, तो रेशम भी, कच्चा रेशम तैयार कर लेते थे और उसके बाद इसे कपड़े भी बना लेते थे और उसके बाद इसका व्यापार करते थे अन्य देशों में। और 1558 में, सॉरी देखिए बार बार वही कर रहा हूं मैं, 1658 में इन्होंने फिर बंगाल का जो है कासिम बाजार, सेंसुरा, पटना, बालासोर, बहुत सी जगहों पर इन्होंने अपनी जो है कोठी या फैक्ट्री बनाई, कोठी या फैक्ट्री जो है इन्होंने अपनी बनाई। और अपना मुख्यालय कहाँ रखा था? पुलिकट में 1610 में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा गड़बड़ कर जाता हूँ क्योंकि 1500 लिखा हूँ तो उसको 1600 कर लेना बेटा, गलती इंसान से हो जाती है, ये तो है। और आप लोगों को कुछ बनना है तो गुरु जी की कहीं गलती होती है तो उसको सुधारना है, कमेंट्स में जरूर देना है कि आपने सर कैसे पढ़ाया था। बहुत लोग पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हो सकता है कि उनके पढ़ाने में कुछ छूट गया हो तो वो चीज मैं बता दूं आपको। तो इन्होंने कोठी की। अब 1663 की बात आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1663 की एक बात आती है, कोचीन के शासक जो थे 1663 में, एक कोचीन के शासक, कोच्चि कहीं कहते हैं और कहीं कोचीन कहते हैं, कोचीन आजकल का नाम है। कोचीन के शासक मुंटा से एक व्यापारिक समझौता करते हैं और मुट्टा भी इसे करता है, क्योंकि कोचीन जो है पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर तो हेडक्वार्टर था, हाँ, उसके बाद तो गोवा और दमन द्वीप पर रह गए थे। तो कोच्चि के जो क्या बोलते हैं जोबरिन शासक था, जब ये पहले आए थे, तो इसने क्या किया कि पुर्तगालियों के खिलाफ डचों से दोस्ती किया और अपनी सेना दिया और इनकी सेना लेकर के और पुर्तगाली भैया लोगों को
मार भगाया। पुर्तगाली को मार भगाए और यहां से काली मिर्च का व्यापार होता था। तो कुछ क्षेत्र है उसको मैं बता रहा हूं जिस पर एकाधिकार इन्होंने उसको दे दिया, और वह क्षेत्र है उड़ाकट, उड़ाकड, अंग्रेजी में है पूरा कड और क्रानूर। इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र थे उस पर जो है एकाधिकार कर दिया। एकाधिकार इनको जो शासक भुट्टा था उसने जो है इनको कर दिया, भाई तुम ही व्यापार करोगे। और कोई एक क्रांगनूर है दोस्तों, क्रांगनूर। तो आपके पेपर में आ सकता है कि वह कौन सा कोचीन का शासक था जिसने डचों को किस हिस्से के बीच के क्षेत्र को काली मिर्च के व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया था। तो आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या इस पर एक लेख आएगा तो आप जो है मेंस के एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तैयारी आपको हिसाब से करनी है। थोड़ा मैं मेंस का भी आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो जो विदेशी कंपनियां हैं उनके बारे में कर लूं। अभी अंग्रेज के बारे में होगा, उसके बाद फ्रांसीसी होगा, उसके बाद उनका युद्ध पढ़ा करके फिर मेंस की कैसे तैयारी करते हैं उसके बारे में आपको बढ़िया से बढ़िया आपको दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज है, जो पहली चीज है घटना होती है किस सन में होती है उसको याद कर लो, एक दो आगे उसमें कर लो और लास्ट वाला कर लेना। जैसे श्रीलंका पर कब इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो श्रीलंका में 1658 में कोलंबो में 58 कोलंबो पर कब्जा कर लिया था। ये सब आ सकता है क्योंकि वहां एक ही पॉइंट है। अब पहली कोठी कब बनाई थी इन्होंने, 1605 में मुसलीपट्टम में। उस समय अपना मुख्यालय कहाँ खोला था, पुलिकट में। पुलिकट में क्या था, बारूद की फैक्ट्री थी। उसके बाद जो टॉक्साल था जिसमें पैगोड़ा स्वर्ण सिक्का बनता था, जो स्वर्ण सिक्के का नाम पैगोड़ा था। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जो आप यदि कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 100.10% उम्मीद है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप अच्छा मार्क्स लेकर के, और हमें कुछ बनना है इस उद्देश्य पर आप सफल जरूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी एक टीचर था, मैंने भी किया था। तो अपनी अपनी लक है, इंटरव्यू तक नहीं सिलेक्शन हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, टीचर तो बना ना। तो बनने के बाद उसमें होता तो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता, पर टीचर बना तो दोस्तों 63 साल की उम्र में रिटायर हुआ। उसके बाद 1660 में, बताना मैं भूल गया, 1660 में गोलकुंडा में इन्होंने फैक्ट्री बना दी। और 1690 में नागपट्टनम में अपना मुख्यालय जो है पुलिकट से हटा करके गवर्नर ऑफिस जो है वहां पर बना लिया। और 90 से जो है अब इसको यहाँ पर हेडक्वार्टर बना दिया और यहाँ से पूरा गवर्न होने लगा। तो 2 बार इन्होंने अपना किया था। तो नेगापट्टनम होगा, नागपट्टनम कहीं आता है, कहीं नेगाभीपट्टनम में आता है, नेगापट्टनम। अब इनकी कहानी जो है, अब जो है एक चीज और है, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कोठियों के बारे में बता दूं। और जो अभी मैंने 1610 है,
जो पुलिकट की बात आई थी, तो यहाँ पुलिकट में जो था चंद्रगिरी चंद्रगिरी शासक था। चंद्रगिरी राज्य का जो शासक था उसी से किए थे, और वो कालीकट था जमुरीन वाला, और ये है पुलिकट है। तो चंद्रगिरी याद रखिएगा कि चंद्रगिरी जो है वो है, उसके बाद इसने किया। और आपको हमने बताया था कि जो पटना वगैरह, पटना मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह से व्यापार करते थे। आप सोचिए कि उस समय भारत का, उत्तरी भारत का शासक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब। और उत्तरी भारत में यदि आपको व्यापार करना है तो औरंगजेब से आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और इस औरंगजेब ने 3.5%, 3.5% वार्षिक कर से व्यापार करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको आज्ञा दे दी। तो उस समय आपका जो है मतलब याद रखिएगा, औरंगजेब जो था तो इसने जो है आज्ञा दी थी। और ये परीक्षा में भी पूछ सकता है कि उस समय हिंदुस्तान का जो उत्तरी भारत था उसका शासक कौन था। और अंग्रेज तो दक्षिण में लड़ा और दक्षिण में ही इसकी कब्र बन गई। तो जब उसका युद्ध आएगा तो उसको डिटेल में हम बताएंगे। तो अब आप लोगों ने, और अब इनका जो है मैं शॉर्टकट में चलता हूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मैं जब देखता हूं कि बहुत लंबा वीडियो है तब कोई देखेगा नहीं, तो शॉर्टकट में करते हैं। बाकी तो आप भी पढ़ाई करते हैं। तो अब जो है जब अंग्रेज आ गए तो पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये बड़े शांत थे, ये व्यापार करते थे, अपने चले जाते थे, अच्छा पैसा देते थे, सब कुछ करते थे, इसलिए राजाओं से कोई इनका लफड़ा नहीं हुआ। लेकिन पुर्तगालियों का तो हुआ। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज जब देखे कि दो का इतिहास पढ़ लिए, एक पुर्तगालियों का जान गए और एक जो है इनका डचों का जान गए। जब दोनों को जान गए तो ये क्या थे कि मतलब ये राजा के द्वारा निर्धारित कंपनी थी, आज्ञा पत्र मिला था और इसमें कहा गया था कि 17 आदमी कमेटी बनाई गई थी। आप जो है अधिकार कर सकते हैं किसी लैंड के ऊपर, उपनिवेश बना सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। लेकिन और सब गवर्नर जो पीछे से 17 आदमी कमेटी करती थी। लेकिन जो इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह स्वायत्त पूरी थी और जैसे चाहे वैसे भारत में करती थी। तो डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, डच वर्सेस अंग्रेज 1559 में बेदरा का युद्ध। और डच इसके अंदर हार जाते हैं बुरी तरह से। और फिर एक समझौता होता है कि आप सैनिक शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे और भारत में राजनीतिक शक्तियों का भी प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ आप व्यापार करेंगे। और 1595 में पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि होती है और उसमें इनसे कहा जाता है कि आप जो है हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने इनकी हर जगह पर कब्जा कर लिया और 95 में यह भारत में एकदम खत्म हो जाते हैं। और सूरत में कुछ समय के लिए मैंने पढ़ा है इनको व्यापार करने की छूट दे दिया गया था, पर 1824 में अब इनका व्यापार तो चल नहीं रहा था, बढ़िया तो था नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को बेच दिया सूरत को और हमेशा हमेशा के लिए ये भारत से विदा ले लिए और इंडोनेशिया में अपना ये व्यापार करते रहे। इनके पतन का कारण क्या था?
छोटे शॉर्टकट में। पहला कारण था कि अंग्रेजों की जो जल शक्ति थी इनसे बहुत अच्छी थी। पहला, जल शक्ति। डच, वेस्ट इंग्लैंड या ब्रिटेन कह दिए। उसके बाद दूसरा, आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में मुसलमान हैं, फिर उसके बाद ईसाई हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, और बहुत ही 1.7% हिंदू हैं। 1.7% वहां हिंदू है, क्योंकि बहुत सी चीजें छूट जाती है जैसे जैसे आ जाता है। तो जल शक्ति इनकी अंग्रेजों की अपेक्षा कमजोर थी, और ये राजा के अधीन थे, और वे अंग्रेज जो है नहीं थे। इनका जो है ध्यान मसालों पर था, जो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, और भारत पर ये वस्त्रों पर ज्यादा ध्यान देते थे। और सूरत में बहुत अच्छे वस्त्र मिलते थे, और वस्त्र की क्वालिटी खराब हो जाए इसलिए उन्होंने रेशम की चकरी लगाई थी, और अच्छे वस्त्र कर करके अपना जो है यूरोप में भेजते थे, अपने जो है एम्बेसडर भेजते थे, डच मतलब भेजते थे, नीदरलैंड को भेजते थे। उसके बाद ये भी जो ईसाई थे, तो ये भी जो है कहीं धर्म आड़े आता है। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी कोई विदेशी आया तो लास्ट में एक धर्म की बात आई, और जितने विदेशी आए सब जो है क्रिश्चियन थे, और जो है ये गाय भी खाते थे और सूअर भी खाते थे। हिंदुस्तान में दो ही जातियां खास थी, मतलब सरदार जी भी तो हिंदू से निकले हैं, बुद्ध भी हिंदू से निकले हैं, जैन भी हिंदू से निकले हैं। तो एक मुसलमान ही जो है मांसाहारी थे। मुसलमान क्या थे? मुसलमान मांसाहारी थे, और हमारे हिंदू शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। लेकिन दोनों के पास एक क्या था, एक जो है एक सूअर नहीं खाता था और एक गाय नहीं खाता था। लेकिन ये जो है क्रिश्चियन जो है सूअर और गाय दोनों खाते थे। इसका भी जो है एक बहुत बड़ा मतभेद हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, और थोड़ा पहले बनाया था। उसको सीक्वेंस वाइज करने के लिए किसी से मुझे आता नहीं है, यदि ये हो जाए, कोई लड़का जानता है तो बता दे फोन पर, कि जो पीछे के वीडियो हैं तो उसको सीक्वेंस मतलब सीरियल वाइज कर दूं तो आपको और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों खाते थे। जब 1857 का युद्ध हुआ और कारतूस वाली चर्बी पर ही सैनिक भर के, जिसका जो है मंगल पांडे फिल्म देख लीजिएगा, ये पुछड़ी होती जैसे खींचना पड़ता था मुंह लगा करके, और उसके बाद उसका बारूद करके भरना पड़ता था। तो उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, तो दोनों ने सोचा कि हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, इसलिए विद्रोह हुआ। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, कैसा लगा जरा कमेंट्स कर करके बताना। मैं तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया ही हुआ हूँ, लेकिन मौका मिला तो हमने कहा चलो घर बैठे हैं और आप लोगों को भी समय दे दें। तो मेरा चैनल है सीखो ज्ञान, और मेरा मोटो है हमें कुछ बनना है, हमें कुछ लेना है, हमें कुछ करना है। क्योंकि एयरफोर्स के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेख को अभी उनकी शादी नहीं थी, मात्र 24 साल उम्र था। मैंने भारत के वीर सपूतों पर भी, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी मेरा चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। उसने कहा था कि अपनी माँ से मुझे कुछ करना है, और वह एयरफोर्स में भर्ती होकर के 6 सेवरजेट विमानों से अकेला लड़ जाता है, 2 को गिरा देता है, और उसके बाद एक बार इसके भी जहाज में आग लग जाती है, और उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है। और पहला एयरफोर्स का वही परमवीर चक्र मिला है, उसके बाद किसी को परमवीर चक्र मिला नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग तैयारी करें। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, हे प्रभु उनको सफलता देना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।